नमस्कार साथियों, क्लास 9 के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पहले चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति का रिवीजन करेंगे और ये रिवीजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात मल्टीपल क्वेश्चन के द्वारा होगा। तो आपको 16 से 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने यह चैप्टर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसका रिविज़न हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई। 1 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 21 जनवरी 1791 या 14 जुलाई 1793। तो साथियों, आपने इतिहास की किताब जब पढ़ी होगी तो उसका पहला लाइन ही शुरू होता है पहला चैप्टर का 14 जुलाई 1789। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 14 जुलाई 1789। तो ये है करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब बना। आप लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य जिम्मेवार जो था वो लुई 16वां ही था। तो लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1774 में, 1789 में, 1791 में या 1793 में। तो साथियों, लुई 16वां जो था वो 1774 में फ्रांस का सम्राट बना था। तो करेक्ट आंसर होगा 1774। वैसे 1789 में क्रांति हुआ, ये आप जान रहे हैं। 1791 में वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र बना और 1793 में वहाँ पर रॉबस्पियर सम्राट बना। ये चारों तिथियां जो है वो फ्रांस के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रांसीसी मुद्रा लिब्रे को कब बंद कर दिया गया। तो साथियों, इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्रांसीसी मुद्रा को क्या कहते हैं। तो फ्रांसीसी मुद्रा को लिब्रे कहते हैं। तो लिब्रे को कब बंद किया गया? 1774 में, 1794 में, 1791 में या 1793 में। तो साथियों, फ्रांसीसी मुद्रा लिब्रे को बंद किया गया था 1794 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में कौन से वर्ग थे? फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, थर्ड स्टेट था या इनमें से सभी था। तो साथियों, फ्रांसीसी समाज में 18वीं शताब्दी में ये तीनों ही वर्ग थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो आंसर होगा डी। प्रथम स्टेट में कौन लोग थे? प्रथम स्टेट में थे पादरी लोग, सेकंड स्टेट में थे कुलीन लोग और थर्ड स्टेट में बाकी सभी किसान, मजदूर, शिल्पी वगैरह लोग जो थे, नौकरी पेशा वाले, वो सब थर्ड स्टेट में थे। टैक्स जो देना पड़ता था वो केवल थर्ड स्टेट को देना पड़ता था और इसका उपभोग फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग करते थे। ये आपने अपने चैप्टर में पढ़ा है। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। टाइल और टाइद क्या है? एक प्रकार का कानून है, एक प्रकार का कर है, एक प्रकार की सेना है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, टाइल और टाइद जो है वो एक प्रकार का कर है। कर अर्थात एक प्रकार का टैक्स है। अब आपको ये बताना है कि ये टैक्स टाइल किसको दिया जाता था और टाइद किसको दिया जाता था। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों कि चूंकि राजा के घर में टाइल्स लगा होता है तो टाइल को आप याद रखिएगा कि ये राजा को दिया जाता था और बाकी जो टाइद बच गया वो चर्च को दिया जाता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सी पुस्तक मॉन्टेस्क्यू की है। मॉन्टेस्क्यू एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सरकार के तीनों कार्यों को बांटा गया है। तो ये किस किताब को लिखे हैं? द स्पिरिट ऑफ द लॉज को, द टू ट्रीटाइजेज ऑफ द गवर्नमेंट को या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक जो है वो द स्पिरिट ऑफ लॉज है। तो हमारा आंसर होगा ए। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी किताब है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी? 1804, 1791, 1793 या 1789। तो साथियों, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की गणतंत्र की जो यह स्थापना, ये जो नींव पड़ने की बात है वो 1791 में पड़ी, जिसमें 25 वर्ष से वैसे सभी पुरुषों को मताधिकार दिया गया जो 3 दिन के टैक्स के बराबर कर दे सकते थे। आपने इसमें यह भी पढ़ा कि जनता को 2 भाग में बांटा गया, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। जो वोट देने का जिनको अधिकार था वो सक्रिय नागरिक थे, 25 साल से ऊपर वाले पुरुष। बाकी महिलाएं और सभी जो लोग थे वो निष्क्रिय नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लाल टोपी किसका प्रतीक था? दासों की स्वतंत्रता का, फैशन का, हिंसा करने का या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों,
आपने अपने पहले चैप्टर में देखा होगा कि एक पेज में जो है बहुत सारे प्रतीक दिए गए हैं, टूटे हुए जंजीर का, डैना वाले स्त्री का, लाल टोपी का। तो उसमें से ये क्वेश्चन है कि लाल टोपी किसका प्रतीक था? दासों की स्वतंत्रता का, फैशन का, हिंसा करने का, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, लाल टोपी जो था वो दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। आपसे एक क्वेश्चन ये भी है कि त्रिभुज के अंदर जो आँख है, त्रिभुज के अंदर आँख जो है वो किसका प्रतीक है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चर्चित गीत मार्सिले की रचना किसने की? जब स्वयं सेवक लोग लड़ने के लिए तैयार हुए थे, जैकोबिन क्लब के मेंबर बने थे, तो लोग मार्सिले गाते थे। तो ये मार्सिले की रचना किसने की थी? रॉबेस्पियर ने, मीराबाओ ने, रॉजेट द लायल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, चर्चित गीत मार्सिले की रचना रॉजेट द लायल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10, जैकोबिन, यहाँ पे जैकोबिन होना चाहिए, जैकोबिन्स लिखा गया है। तो जैकोबिन को किस नाम से जाना जाता था? दो चोटी होगा जैकोबिन्स। तो कामरेड के नाम से, लिबरल के नाम से, या 100 कुलात के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, आतंक का राज 1793 से 94 तक रहा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आतंक के राज की अवधि क्या थी? तो वो 1793 से 94 थी। तो इनमें क्या क्या किया जाता था? विरोधियों को जेल में डाल दिया गया, समता रोटी अर्थात एक ही प्रकार के आटे की रोटी सबको खाने के लिए विवश किया गया, और मजदूरी और कीमत तय की गई, या इनमें से सभी? तो साथियों, आतंक का राज अर्थात 1793 से 94, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर फ्रांस का प्रमुख था, तो उन्होंने ये सारे जो है जुल्म किए, और बाद में उनको भी वही हश्र हुआ, उनको भी उसी तरह गिलोटिन पे लटका दिया गया जैसे कि फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को लटका दिया गया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 12 की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्टरी के शासन में कितने लोगों की कार्यपालिका थी, अर्थात कितने लोग शासन चलाते थे? 7, 3, 4 या 5? तो साथियों, डायरेक्टरी में 5 लोग थे। ये आपने पढ़ा। आपने पहले देखा कि वहाँ 1789 में हटाया गया किसको? लुई 16वां को। और 1789 से 91 तक जैसी तैसी व्यवस्था रही, वो नेशनल असेंबली ने उसको संभाला। फिर 1791 से 93 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा, और 93 से 94 मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रहा, और 94 से 1804 फिर डायरेक्टरी का शासन रहा, अर्थात 5 व्यक्तियों का शासन रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्टरी की असफलता में से किसका उदय हुआ? अर्थात जनता ने बड़ी उम्मीद से डायरेक्टरी का शासन लाया कि एक आदमी, अगर वो लुई 16वां हो या रॉबेस्पियर हो, दोनों ही खतरनाक है देश के लिए, इसलिए 4-5 आदमी मिलकर जब कार्य संभालेंगे तो वो अच्छा होगा। लेकिन डायरेक्टरी में भी 5 आदमी एक दूसरे का टांग खींचते रहते थे। तो बाद में किस नेता ने फ्रांस की गद्दी संभाली? वो कौन सा व्यक्ति था? हिटलर, लुई 16वां, लोकतंत्र, या नेपोलियन? तो साथियों, डायरेक्टरी का जिस समय सफलता चल रहा था, डायरेक्टरी में खींचातान चल रहा था, उस समय नेपोलियन का अभ्युदय हो रहा था, और नेपोलियन आगे चल के फ्रांस का सम्राट बना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। फ्रांस की महिलाओं की क्या मांग थी? फ्रांस में महिलाओं को भी बड़ा उम्मीद था कि उन लोग को अधिकार मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। बाद में उन्होंने फ्रांस में लगभग 60 से अधिक क्लब बनाए, और क्लब बना करके आंदोलन जारी रखा। तो उन महिलाओं की क्या मांग थी? मत देने का अधिकार वो चाहती थी, शिक्षा का अधिकार, अपनी मर्जी से शादी का अधिकार, या इनमें से सभी? तो साथियों, फ्रांस की महिलाओं का ये सभी मांग था, मत देने का भी, शिक्षा का भी अधिकार, अपनी मर्जी से शादी का भी अधिकार, और यहाँ पर तलाक नहीं दिया हुआ है, तो अपनी मर्जी से तलाक का भी अधिकार वो चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? अर्थात वोटिंग राइट्स कब मिला, वोट देने का अधिकार? 1791 में, 1815 में, 1946 में, या 1789 में? तो साथियों, भले ही फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, लेकिन वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार 157 साल बाद अर्थात 1946 में मिली। इस मामले में हमारा भारत अच्छा है कि यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों को एक ही साथ वोट देने का अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 16, ओलेम्प दी गूज कौन थी? ओलेम्प दे गूज कौन थी? फ्रांस की महारानी थी,
महिला चित्रकार थी, क्रांतिकारी महिला थी, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ओलेम्प दी गूज जो थी वो क्रांतिकारी महिला थी। वैसे आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फ्रांस की महारानी कौन थी। जब लुई 16वां वहाँ का शासक था तो उसकी महारानी कौन थी। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1789 में, 1791 में, 1804 में या 1815 में? तो साथियों, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 में, जब डायरेक्टरी के शासन का अंत हुआ। वैसे 1815 में उसकी हार हुई थी वाटरलू के मैदान में, और फिर 1815 में ही वियना संधि हुई थी। ये सब आप लोग अगले क्लास में पढ़िएगा। तो नेपोलियन 1804 में आया और 1815 में उसकी विदाई हो गई। लेकिन नेपोलियन एक बहुत ही बहादुर शासक था और फ्रांस में राष्ट्रवाद को फैलाने में उनका भी अहम योगदान माना जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपने 17 क्वेश्चन की रिवीजन की। इन 17 क्वेश्चन में केवल 17 क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो 7-8 क्वेश्चन और बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन का क्रम मैंने जो सजाया है, आपका जिस तरह चैप्टर में टॉपिक बढ़ता गया है उसी क्रम में सजाया है। अगर आप एक बार इस चैप्टर को रीडिंग डाले होंगे तो आपको ये सीक्वेंस जो है वो पता चलेगा। जहाँ तहाँ से मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है। तो इस प्रकार अगर आप ये वीडियो को देखते हैं बाद में भी कभी मन करे तो आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।